आज की कहानी एक नन्ही बच्ची और उसकी अभीप्सा में पलने वाले वंडरलैंड की है। वंडरलैंड होता क्या है? एक ऐसी काल्पनिक दुनिया जो परियों की कहानी में मौजूद होती है, या फिर कुछ और? क्या वास्तव में कल्पना में ऐसी विशिष्ट शक्ति मौजूद होती है कि वह पत्थर को भगवान बना दे? क्या हमारी कल्पना में ऐसी शक्ति है जो धरती पर कल्पना के वंडरलैंड को साकार कर दे? आइए सुनते हैं एक ऐसी ही नन्ही बच्ची और उसके वंडरलैंड की सच्ची कहानी। जैसे जैसे वह बच्ची बड़ी होती गई, उसकी अभीप्सा उच्च होती गई और उसका वंडरलैंड भी। सभी नन्हे बच्चों की तरह उसे भी सारी दुनिया प्यारी लगती। वह इतनी नन्ही थी कि उसकी मासूमियत हर जगह प्रेम, सौंदर्य और सामंजस्य ही देखती। धीरे धीरे जब वह अपने आसपास की दुनिया, उसके लोगों, उन लोगों से सुनी जाने वाली बातों को महसूस करने लगी, तो उसे लगा यह जगत जिसका एक हिस्सा वह भी है बड़ी विचित्र है। वह दुनिया जो उसके हृदय में बसती है, जहाँ प्रेम, सौंदर्य और मिलजुल कर रहना होता है, उससे बिल्कुल अलग है। बटी हुई है यह दुनिया। उसका हृदय आघात से बहुत गहरी चोट से झंकृत हो गया। अन्य बच्चों की तुलना में वह कम बोलने लगी। उसने स्वयं से पूछा, अच्छा तो क्या इतनी बड़ी इस धरती पर कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हम मनुष्य बटे ना हो? फिर वह स्वयं से कहती, क्यों नहीं, ज़रूर होगी ऐसी जगह। और अगर नहीं हुई तो क्या हुआ, हम बसाएंगे, हम रचेंगे ऐसी दुनिया। कैसी दिखती होगी वंडरलैंड की दुनिया? नाना प्रकार के फूलों, पेड़ों से सुसज्जित, रंग बिरंगे पंछियों का संगीत जिसके कोने कोने को छूता हो, नदी की बहती कलकल धार, आम के बगीचे के बीच अवस्थित कुछ श्वेत इमारतें जिनमें देश विदेश के लोग बिना किसी भेदभाव के समान रूप से रहते हों। कैसी होती होगी वंडरलैंड की दुनिया, जहाँ धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर विभेद न हो, जहाँ व्यक्ति की कमियों, उसकी सीमाओं के आधार पर किसी को जज न किया जाता हो, उसकी निंदा न की जाती हो, बल्कि उसकी संभावनाओं को विकसित होने का परिवेश प्रदान किया जाता हो। चेतना का विस्तार जिसका केंद्र हो। वह नन्ही एक ऐसी ही यात्रा पर चल पड़ी थी जिसकी खबर उसे भी नहीं थी। सब कुछ महामौन में घटित हो रहा था। इस नन्ही बच्ची के हृदय, उसकी चेतना में पलने वाला वंडरलैंड कैसे बनना शुरू हुआ और कैसे कहाँ साकार हुआ, उसकी कहानी कुछ इस तरह है। वंडरलैंड उस बच्ची के दिमाग में नहीं, उसके हृदय, उसकी चेतना में विकसित होता गया। दिमाग में बुनी जाने वाली दुनिया और हृदय एवं अंतस चेतना में बुनने वाली दुनिया, दोनों के बीच बड़ा अंतर होता है। दिमाग में जो कुछ भी बुना जाता है वह मानवीय महत्वाकांक्षाओं से भरा होता है, जो मूलतः अहंकार का एक खेल होता है। पर जो सपने या जो वंडरलैंड हमारी अंतस चेतना में विकसित होता है, उसमें अहंकार का शोर नहीं होता। वह गहन शांति में चेतना के विकास के साथ विकसित होता जाता है, और चेतना के विकास के साथ होने वाला रूपांतरण सृष्टि के कण कण तक पहुंचता है। और ऐसे में जब कल्पना शक्ति उच्च अभिप्सा के साथ लंबी उड़ान भरती है, तो कहीं दूर, बहुत दूर धरती के किसी कोने पर ऐसे ही किसी व्यक्ति की उच्च अभिप्सा से संवाद स्थापित कर लेती है, बिना शब्दों के आदान प्रदान के। और चेतना की विकास यात्रा में विकसित होते वंडरलैंड को साकार करने का माध्यम कोई और बन रहा होता है। उस नन्ही बच्ची का वंडरलैंड एक ऐसी शक्ति है जिस पर कोई सरकार, किसी का अधिकार नहीं हो सकता। एक ऐसी प्रसन्नता है जिसे कोई पार्थिव सफलता नहीं प्रदान कर सकती। एक ऐसी ज्योति है जो किसी विज्ञता के अंदर नहीं पाई जा सकती। एक ऐसा ज्ञान है जिसे कोई दर्शन शास्त्र, कोई विज्ञान आयत नहीं कर सकता। एक ऐसा आनंद है जिसका रसास्वादन किसी कामना की तृप्ति नहीं करा सकती। एक ऐसी शांति है जो कहीं नहीं, यहाँ तक कि मृत्यु में भी नहीं मिल सकती। यह शक्ति, प्रसन्नता, ज्योति, ज्ञान, आनंद, प्रेम और शांति वे चीज़ें हैं जिसे आप उस नन्ही बच्ची के वंडरलैंड अर्थात ऑरो वैली में प्राप्त कर सकते हैं, अगर शांति के साथ वहाँ निवास करें।
करीबन 26 साल बाद उस नन्ही बच्ची का सीधा साक्षात्कार हुआ अपने वंडरलैंड ओरो वैली से, मगर फिर भी उसे इसकी खबर नहीं थी। अपनी उच्च शिक्षा के दौरान उस नन्ही बच्ची को, जो उम्र में बड़ी हो गई थी, अचानक से ऐसा लगा जैसे गंगा उसे पुकार रही। वह बेचैन हो उठी। एक विशिष्ट तड़प और विरह वेदना से उसकी संपूर्ण सत्ता झंकृत हो गई। कोई था जो उसे उतनी ही शिद्दत से विरह वेदना से पुकार रहा था। उसने इस पुकार को अपने शिक्षक के सामने रखा और विश्वविद्यालय के काम से कुछ दिनों के लिए छुट्टी मांगी। शिक्षक बने माध्यम उसे उसके वंडरलैंड से मिलवाने का। उन्होंने हरिद्वार ऋषिकेश के बीच एक छोटे से गांव रायवाला में स्थित ओरो वैली जाने का सुझाव दिया। ओरो वैली से 10 मिनट की पैदल दूरी पर गंगा अविरल बहती है और राजाजी गार्डन का जंगल फैला पसरा पड़ा है। दोनों ही प्राकृतिक सौंदर्य को दिव्य बनाते हैं। शिक्षक के सुझाव पर वह बनारस न जाकर ओरो वैली पहुंची। रायवाड़ा रेलवे फाटक पर पहुंचते ही उसके भीतर की शांति ने जैसे संपूर्ण जगत को शांत कर दिया। वह विरह वेदना जिसकी तड़प असहनीय थी, वहाँ शांति में विलीन होती गई और वैली तक पहुँचते पहुँचते उसकी संपूर्ण सत्ता शून्य हो गई। दोपहर का समय था। सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने एक खूबसूरत विदेशी महिला ने अभिवादन किया और ओरो वैली का सावित्री पुस्तकालय, ओम रूम, योगा हॉल, मेडिटेशन हॉल दिखाया, साथ में डाइनिंग और रहने का कमरा भी। एक बार ओरो वैली जाकर ही वह शक्ति, वह आनंद, वह प्रेम, वह शांति का रसास्वादन आप कर सकते हैं। वह एहसास आप कर सकते हैं जिसका वर्णन शब्दों से परे है। ओरो वैली उस नन्ही बच्ची की अभीप्सा से उत्पन्न उसकी चेतना में कैसे व्यक्त हुआ, इसकी कहानी सूक्ष्म, बेहद सूक्ष्म है, जो भौतिक जीवन के रूपांतरण से जुड़ी है। जब वह बेहद छोटी थी तो पहले पहल उसने पाया कि यह जगत दुख, दर्द, लड़ाई, झगड़ों, बनावटीपन से भरा है और उसने जहाँ जहाँ जब जब ऐसा देखा, उससे नफरत करने की जगह उसने उन विसंगतियों में स्वयं को तलाशना शुरू किया। कहीं इन सब में मैं तो नहीं? और फिर उसके भीतर स्वयं के लिए एक प्रार्थना जागती कि मुझे ऐसा नहीं होना है। मुझे ऐसा होना है जो सारी विसंगतियों को प्रेम में रूपांतरित कर दे। मुझे विसंगति नहीं, प्रेम होना है। उसने पाया कि बातें अच्छी अच्छी करना तो आसान है, सभी करते हैं, मगर उन बातों को अपने जीवन में उतार नहीं पाते और जो वह कहते हैं वैसा हो नहीं पाते। उसे ज्ञान मिला कि जो भी परिवर्तन हम इस दुनिया से चाहते हैं, जैसी दुनिया हम चाहते हैं, पहले स्वयं वैसा होना होगा। उसे एक जीवन सूत्र मिला, जानना अच्छा है, जीना उससे भी अच्छा है, मगर होना परिपूर्णता है। उस नन्ही बच्ची ने बहुत कम उम्र में पाया कि हम सब के मस्तिष्क यानी दिमाग में कुछ, हृदय में कुछ, अंतश्चेतना में, भावनाओं में कुछ और जुबान पर कुछ होता है। विभेद के विभिन्न रूपों से उसका साक्षात्कार हो रहा था। उसने जाना कि ऐसा तब होता है जब हम अपनी इस काया में अनेक स्तरों पर बटे होते हैं, जब हमारी संपूर्ण सत्ता शरीर, मस्तिष्क, भावनाएं, हृदय आदि सभी अलग अलग स्तरों पर बटी होती हैं, अखंड नहीं होती, तब ऐसा होता है। उसने जाना, सीखा कि पहले अपने भीतर की सभी सत्ताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा, तभी बाहर की दुनिया, जिसे हम भौतिक दुनिया कहते हैं, उसके बीच सामंजस्य स्थापित होगी। एक और कला उसे सहज ही जीवन से मिली। वह कला है किसी भी समस्या की जड़ तक पहुंचना और उसको पहचानना, उसका कारण अपने भीतर मौजूद तो नहीं, यह देखना। बचपन से वह किसी भी तरह की लड़ाई, झगड़े, दंगे, फसाद, नरसंहार, युद्ध, यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं आदि बाहर घटने वाली सभी घटनाओं का कारण स्वयं के भीतर तलाशती। वह बहुत छोटी थी, नहीं समझ पाती थी उसके भीतर वह क्या है जिसकी वजह से बाहर यह सब घट रहा। वह बेचैन रहती, अकेले में चुपचाप बैठ कारण ढूंढने की कोशिश करती। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई,
वह अपने भीतर की विद्रूपताओं को देखने में सक्षम होने लगी, जो ऐसे ही एक एक व्यक्ति में होते हुए इतनी बड़ी हो जाती है सामूहिक रूप में कि जिसकी वजह से सारी दुनिया गड़बड़ हो जाती है। जब कभी वह कुछ ऐसा विद्रूप देखती, वह अपनी अंतश्चेतना में विकसित होने वाले वंडरलैंड में एक ऐसे वातावरण का निर्माण करती जहाँ ऐसी कोई विद्रूपता जो बांटती है वह रूपांतरित हो एकत्व की ओर बढ़ सके। ऐसे ही अपने साक्षी भाव में अनेकानेक अनुभवों से गुजरते हुए उस नन्ही बच्ची को कई जीवन सूत्र मिलते गए। बहुत बाद में अध्ययन व 100 अध्याय के दौरान उसने जाना कि वह जिसे अनुभव से प्राप्त जीवन सूत्र समझ रही थी वह तो मदर और श्री अरविंद के द्वारा बताए गए संपूर्ण योग यानी इंटीग्रल योगा का एक अहम हिस्सा है। उसने जाना कि ऐसे कई सूक्ष्म जीवन अनुभव व जीवन सूत्र का कदम कदम पर मदर जिक्र करती हैं संपूर्ण योग के विश्लेषण के दौरान। अनन्य क्षेत्रों में काम करते हुए इस नन्ही बच्ची ने यह अनुभव किया कि चेतना में परिवर्तन से ही किसी तरह का परिवर्तन संभव है और दूसरों की चेतना में परिवर्तन तब तक संभव नहीं जब तक कि स्वयं की चेतना में परिवर्तन घटित न हो। तो ऐसे ही रूपांतरण की सूक्ष्म प्रक्रियाओं से होकर गुजरते हुए उस नन्ही बच्ची का वंडरलैंड विकसित होता रहा, जहाँ उसने अपनी चेतना में ऐसे वातावरण का निर्माण किया जहाँ सारे भेद, चाहे वह धर्म, जाति, लिंग, रेस, अच्छे बुरे, देश परदेश, तेरा मेरा के हों, सभी प्रेम, सामंजस्य और सौंदर्य में रूपांतरित हो जाए। इस वंडरलैंड से मिलने आप ज़रूर एक बार जाएं। बहुत दूर नहीं हमसे यह वंडरलैंड। इस कठिन राजनीतिक समय में ऑरोवैली या होम ऑफ यूनिटी कितने दिनों तक स्वयं को तमाम राजनीतिक प्रभावों से बचा पाएगा, यह तो वह नन्ही बच्ची भी नहीं बता सकती। मगर हाँ, अपनी अभीप्सा में, अपनी अंतश्चेतना में वह इस वंडरलैंड को निश्चित ही सर्वोच्चतम चेतना की ओर अग्रसर पाएगी, क्योंकि ऑरोवैली के कण कण में उसकी चेतना स्थापित है और उसके कण कण में ऑरोवैली की चेतना स्थापित है। कल्पना की शक्ति अद्वितीय है। दोस्तों, ऑरोवैली जैसे वंडरलैंड किसी एक व्यक्ति या किसी एक बच्चे की अभीप्सा से निर्मित नहीं होते। अनगिनत अभीप्सा से भरे लोगों की निस्वार्थ सेवा और कर्मठता वंडरलैंड के सपने को साकार करती है। नमन मदर को जिन्होंने पहले पहल ऐसा सपना देखा, नमन ऑरोवैली के फाउंडर ब्रह्मदेव जी को, और साथ ही नमन उन तमाम लोगों की अभीप्सा को जिन्होंने ऑरोवैली के विकास की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दिया।